मीडिया में हम समाज के बारे में जानेंगे। सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग सुप्रभात सर। आज हम लोग एक तकनीक के माध्यम से आज समाज के बारे में पढ़ेंगे। 8 क्लास में भी, कक्षा 8वीं में भी हम लोगों ने समाज को पढ़ा था। 9th के व्याकरण के पाठ्यक्रम में भी समास दिया हुआ है। आइए हम लोग इस चित्र के द्वारा समास को समझते हैं। राकेश, तुम्हें पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? हाँ, इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। सही कहा। अच्छा, तुम्हें यह पता है कि रावण को दशानन भी कहा जाता है? दशानन, इसका क्या मतलब होता है? दशानन दो शब्दों दश धन आनंद से मिलकर बना है। दश अर्थात 10 और आनंद मतलब सिर। इस तरह से दशानन मतलब जिसके 10 सिर हों। रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन भी कहा जाता है। उपरोक्त संवादों में हमने देखा कि दो शब्दों दश और आनंद को जोड़कर तीसरा शब्द दशानन बनाया गया। समास का अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। जब हम कम शब्दों द्वारा अधिक अर्थ बताते हैं तो इसे समास कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा समास की परिभाषा किस प्रकार स्पष्ट करने के लिए दो व्यक्तियों के बीच का जो संवाद था उसके द्वारा यह समझाया गया। कैसे संवाद में दशानन का एक उदाहरण लिया गया, जिसमें इसमें दो पद एक दस और आनंद को अलग अलग करके फिर उसे एक रूप दे करके समास को समझाने की कोशिश की गई। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि समास की परिभाषा लिखता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। यानी समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त रूप। जैसे इसको अगर हम ऐसे भी कहें कि दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जब दो पद आपस में मिल जाते हैं और एक रूप धारण कर लेते हैं तो वह समास कहलाता है। जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास है। दूसरी भाषा में हम यह दूसरी परिभाषा के रूप में हम इसे ले सकते हैं। यानी जहां कहीं भी हमें जो बड़ा कहना है उसका अगर हम संक्षिप्त में भी अगर उस अर्थ को प्रकट कर देते हैं तो वह समास है। समास क्या है बताइए? पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। जैसे समास में शब्दों को छोटा बनाया जाता है। उदाहरण, महान महा है जो देव महादेव। देखिए, अब एक उदाहरण में इसके द्वारा दिया गया कि महादेव का चूंकि समास में हम विग्रह करते हैं तो महादेव का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? महान है जो देव। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे वीडियो प्ले करके आगे देखते हैं इसमें क्या यहाँ है। ऐसे देव की बात की जा रही है जो महान है, इसलिए हमने महादेव शब्द का प्रयोग किया है। महादेव शब्द भगवान शिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए अब समास की रचना के विषय में जानते हैं। समास की रचना में हम दो पदों शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तथा इन दोनों पदों से जो नया शब्द हम बनाते हैं उसे समस्त। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। यहाँ समास की रचना जो दर्शाई गई है उसमें दिया है कि समास की रचना में
हम दो पदों, शब्द और शब्दों कहें या पदों कहें, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि अगर हम समास में पद शब्द ही अगर प्रयोग करें तो काफी उचित होगा, और हमें समझना यह चाहिए कि शब्द जो हैं वह शब्दकोश में स्वतंत्र होते हैं, जो वर्णों के समूह, सार्थक समूह कहलाते हैं, और वही शब्द जब किसी वाक्य के रूप में प्रयोग हो जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। इसीलिए समास की रचना में हम दो पदों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तथा इन दोनों पदों से जो नया शब्द हम बनाते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। कहने का अर्थ यही हुआ कि दो पदों के परस्पर मेल को समास कहा जाता है। आगे के वीडियो में हम देखते हैं। तो पद कहते हैं, जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इसमें घोड़ा पूर्व पद है क्योंकि यह शब्द पहले आया है। अब देखिए इसमें बताया गया है, जैसे एक समस्त पद लिया गया घुड़सवार, यह समासिक शब्द है। इसका अगर हम विग्रह करें तो होगा घोड़े पर सवार। इसमें दो पद हैं, एक घोड़ा जिसको पूर्व पद कहेंगे, पहला पद भी इसे कहते हैं। पहले समझने के लिए पहले पद करिए कि इसका मतलब घोड़ा पहले आया है, पहला पद पर है, और सवार उत्तर पद है या अंतिम पद है, और पर जो है वह कारक की विभक्ति के साथ समास विग्रह इसका इस प्रकार होता है, हुआ घोड़े पर सवार अर्थात घुड़सवार। उसी तरह महादेव था, महान है जो देव। उसी तरह और भी जो समास के अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समास के भेद हैं, और उन समास के भेदों का उदाहरण को, समस्त पद को हम किस प्रकार से विग्रह करेंगे, इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आइए हम लोग आगे की वीडियो को देखते हैं। तथा सवार उत्तर पद है क्योंकि ये घोड़े शब्द के बाद आया है, तथा घुड़सवार समस्त पद है। हिंदी में मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आई देखिए अब आइए समास के हम भेद देखते हैं। इसमें दिखाया गया कि समास के 6 भेद मुख्यतः हिंदी में हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास को विस्तार से समझते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर वाक्य में प्रयोग किए गए लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यहाँ प्रतिदिन एक अव्यय शब्द है। पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास का। पहला उदाहरण, पहला भेद अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं। अव्यय वे, जिसमें इसमें दिखाया गया कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर वाक्य में प्रयोग किए गए लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया गया राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। प्रतिदिन जो है शब्द है वह अव्यय है। ऐसे अव्यय का मतलब ही होता है, जैसे अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना, तो नहीं खर्च होने वाला। तो नहीं खर्च होने वाला अगर है तो हमारे पास तो रुपया पैसा नहीं है जो खर्च होगा। तो हम लोग हिंदी साहित्य में, व्याकरण में अव्यय का मतलब इसे यह कहते हैं कि जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार वह शब्द में कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता। वह कर्ता चाहे पुल्लिंग का हो, कर्ता चाहे स्त्रीलिंग का हो, क्रिया चाहे पुल्लिंग का हो, क्रिया चाहे स्त्रीलिंग का हो, वह सभी के साथ अपने समान स्थिति में रहता है। इसीलिए यह अव्यय कहलाता है। एक बात और हम बता दें कि अव्यय हैं वो हिंदी व्याकरण में अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्च बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, और पांचवा
निपात, ये 5 ऐसे हैं जिनके कोई भी उदाहरण को हम ले लें तो वह कर्ता और क्रिया के अनुसार उस पर किसी भी प्रकार का लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वह अव्यय कहलाता है। अब इस उदाहरण में भी हम देख सकते हैं, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। प्रतिदिन शब्द जो है वह अव्यय का है। अगर यही रहता कि सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, यहाँ कर्ता सीता स्त्रीलिंग रूप था, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया था, फिर भी प्रतिदिन पर कोई भी लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता। आगे के वीडियो में हम देखते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान अर्थात मुख्य होता है तथा अव्ययी होता है। इसमें पहले पद से ही शब्द का उचित अर्थ स्पष्ट होता है। उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए शब्द भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास की अब समुचित परिभाषा क्या होगी, अव्ययी भाव समास हम कहेंगे क्या, उसका नाम ही है अव्ययी भाव, यानी अव्यय शब्द पहले ही प्रयोग हुआ तो नाम के अनुसार ही हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं और आसान तरीके से कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है क्योंकि नाम ही इसका अव्ययी भाव है। जैसे एक और भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। जैसे निडर एक उदाहरण दिया गया, आप देख सकते हैं। निडर में नी जो है वह उपसर्ग है और डर जो है वह मूल शब्द है। अगर इसका हम समास विग्रह करें तो होगा डर के बिना। तो डर के बिना, एक के बिना शब्द जो है, डर जो है वही शब्द की प्रधानता है, यानी इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और वह पूर्व पद अव्यय भी होता है, इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे इसमें पहला पद नी अव्यय है तथा मुख्य है क्योंकि डर का अर्थ है डरना, पर जब इसमें नी शब्द लगाया गया तो इसका अर्थ बन गया जो ना डरे, जिससे इसका पहले वाला अर्थ बिल्कुल ही बदल गया तथा निडर भी एक अव्यय शब्द है। आइए अव्ययी भाव समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। बच्चों आप देख पा रहे हैं यह अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार समास विग्रह, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसको और भी विग्रह कर सकते हैं, हर एक दिन, रोज रोज, 3 तरह से इसको हम विग्रह कर सकते हैं। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर, घर घर, प्रत्येक घर। ठीक है, तो यह सब जो है, जैसे एक सप्ताह की प्रति उपसर्ग लगा और वर्ष में, और वर्ष मतलब साल भर का जोड़ है, एक साल भर का है, मतलब 12 महीना मिल करके तो एक वर्ष बनाते हैं। अब इसमें जो प्रति उपसर्ग लगा तो उसका विग्रह हुआ हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष। इस तरह से हम 3 तरह से इसको समास विग्रह कर सकते हैं। यह अव्ययी भाव के उदाहरण है क्योंकि इन सभी उदाहरणों में प्रथम पद प्रधान है और अव्यय भी है। ठीक है, अब जैसे अव्यय को बच्चों, एक अव्यय को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वह शब्द जिसके खंड या टुकड़े होने के बाद उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता, अव्यय कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, शक्ति जो है वह पूर्व पद है, प्रधान भी है और अव्यय भी है। अब इस शक्ति को अगर हम खंडित करें तो हमें कोई भी सार्थक शब्द अर्थ नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर यथा कर्म, अब क्रम के अनुसार, अब क्रम भी पूर्व पद है, उसी की प्रधानता है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब इस क्रम को अगर हम खंडित कर दें तब भी हमें कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलता। अतः इसी तरह से अव्ययी भाव समास के जितने सारे भी उदाहरण हैं वह पूर्व पद प्रधान लिए हुए होंगे और उसके खंड या टुकड़े करने के बाद उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होगा। तो हमें यह जान लेना चाहिए
कि यह अव्यय शब्द है और यह निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। तो ये है अव्ययी भाव समास। आगे के वीडियो में देखते हैं। सर हाँ, कोई पूछना सर चाहते लॉबी हैं? में सर। अच्छा, कोई लॉबी में? आइए तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से जानें। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है। जब हम शब्दों को जोड़कर तत्पुरुष समास बनाते हैं तो शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है। जैसे दीनों का नाथ, दीनानाथ। इस समास में दूसरा पद नाथ प्रधान शब्द है तथा अब देखिए, दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, तो अपने समझने के लिए कहे कि अव्ययी भाव समास का उल्टा जो परिभाषा है वो तत्पुरुष समास का है। यानी जिस प्रकार अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था और पहला पद अव्ययी भी था, इसीलिए उसका नामकरण अव्ययी भाव किया गया। लेकिन यह तत्पुरुष समास में क्या कहता है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात उत्तर पद प्रधान हो या अर्थात अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को बनाते समय शब्दों के बीच के कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देख रहे होंगे आप, दिया है दीनों का नाथ, दीनानाथ। यानी तत्पुरुष समास कारक की विभक्ति के अनुसार चलते हैं और इनका समास विग्रह भी कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक की 6 विभक्तियों के साथ होता है। यानी कारक का जब लोप हो जाए तो वह समस्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। आगे के वीडियो में देखते हैं अन्य उदाहरणों के माध्यम से। समास बनाते समय कारक चिन्ह का को हटा दिया गया है। आइए तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। देखिए, आपको वीडियो दिख रहा होगा। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास के और भी उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। जैसे विग्रह किया हुआ है, समस्त पद है देशभक्ति, इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। अब यहाँ देश जो पूर्व पद है और भक्ति उत्तर पद है, लेकिन देशभक्ति जो शब्द है वह भक्ति जो उत्तर पद है इसी की प्रधानता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास की जो जब हम समास का विग्रह करेंगे तो वह कारक की विभक्ति के अनुसार होगा। कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक की 6 विभक्तियां हैं, कारक की 8 विभक्तियां हैं सॉरी, लेकिन वह 6 विभक्ति के अनुसार उसका समास विग्रह चलेगा। उसी के साथ वह समास विग्रह किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राजा का पुत्र, राजपुत्र, गंगा का जल। अब गंगा का जल मतलब गंगा जो है वह जल की यहाँ प्रधानता है। अगर हम सिर्फ ऐसे गंगा कहें तो गंगा नाम है और यहाँ उसकी प्रधानता नहीं है, बल्कि गंगा का जो निर्मल पवित्र जल है उस जल की प्रधानता है। इसीलिए इन सभी उदाहरणों में, जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसी तुलसी कृत, तुलसीदास तुलसी द्वारा कृत, राजमहल राजा का महल। अब आप इसमें देख सकते हो जो गहरे लाल में आपको दिख रहे होंगे मोटे काले शब्द, जिसमें देशभक्ति में भक्ति की प्रधानता है, राजपुत्र में पुत्र की प्रधानता है, गंगा जल में जल की प्रधानता है, राह खर्च में खर्च की प्रधानता है, तुलसी कृत में कृत की प्रधानता है, राजमहल में महल की प्रधानता है। इसीलिए यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उसका समास विग्रह कारक की विभक्ति के अनुसार हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, आगे के अन्य उदाहरण में और भी देखते हैं आगे की वीडियो। कारक चिन्हों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष,
अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। आइए कर्म तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। अभी जैसा सर कि हाँ पूछे सर लास्ट में वहां पे क्या लिखा हुआ है, नए तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास। अभी उसका हम बताते सर हैं। ये नई समास जैसे पुराने व्याकरण में अगर आप देखेंगे तो पहले जो हम लोग पढ़ते थे तो उसमें नई समास जो था वह अलग था, अलग तरह से उसको पढ़ाया जाता था। और नई समास जो है वह अव्ययी भाव समास की तरह ही होता है। अब इसको तत्पुरुष समास में समायोजित करते हुए उसका भी उदाहरण अभी हम आपको बताएंगे। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि तत्पुरुष समास जो है वह कारक की विभक्ति के अनुसार चलता है, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके चलता है। उसी कारक की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास की यह भेद किए गए हैं। एक एक करके सबका उदाहरण अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझेंगे और नहीं समझने पर जरूर पूछेंगे। जैसे पहला कर्म तत्पुरुष, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, सम्मान, अधिकरण और संबोधन, ये कारक की 8 विभक्तियां हैं। कर्ता देखिए यहाँ नहीं दिया हुआ है, संबोधन देखिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसमें समास विग्रह नहीं किया जा सकता। तो कर्म तत्पुरुष से शुरू है। कर्म तत्पुरुष यानी कर्म की विभक्ति क्या है, कर्म को। तो समास समस्त पद में ऐसे कौन कौन से समस्त पद हैं जिसका समास विग्रह को विभक्ति के साथ किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिए। जब समास बनाते समय कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो जाता है तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे माखन को चुराने वाला, माखन चोर। इसमें माखन चोर शब्द बनाते समय कारक चिन्ह को हटा दिया गया है। देखिए जैसे क्या कर्म तत्पुरुष क्या है, कर्म तत्पुरुष समास जब पदों के बीच से कर्म कारक की विभक्ति अर्थात को हटा दी जाती है तो समास समास पद कर्म तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे माखन को चुराने वाला, माखन चोर समस्त पद माखन चोर है। अगर माखन चोर का हम समास विग्रह करें तो होगा माखन को चुराने वाला। अगर सिर्फ यही दिया रहे कि माखन को चुराने वाले के लिए एक समस्त पद लिखें तो होगा माखन चोर। यानी को की विभक्ति है, समस्त पद होने के बाद इसका लोप हो जाता है और जैसे ही इसका समास विग्रह होता है किया जाता है यह को विभक्ति उसके अनुसार ही इसका समास विग्रह किया जा सकता है। जैसे का एक उदाहरण ये है। आइए कर्म अब तत्पुरुष समास के अब साथ देखिए, कुछ उदाहरण देखें। अब देखिए कर्म तत्पुरुष के अन्य भी उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं एक बॉक्स में। जैसे शरण, शरणागत, शरण को आया हुआ, ग्रहगत, गृह को आगत, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गत यानी गया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन। अब यहाँ देखिएगा इन सभी समस्त पदों का जब हम समास विग्रह किए हुए हैं तो सब में को की विभक्ति है और यही जब समस्त पद बन जाते हैं तो यहाँ से को विभक्ति का लोप होकर के यह समस्त पद बनता है। ठीक है, आगे देखिए। आइए करण तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। जब समास बनाते समय करण कारक के चिन्ह से द्वारा का लोप हो जाता है तो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गुण से युक्त, गुण युक्त। इसमें गुण युक्त शब्द बनाते समय कारक चिन्ह से हटा दिया गया है। देखिए इसमें अब दूसरा है क्या है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष जैसे कर्म की भक्ति को था, करण तत्पुरुष क्या है, जब पदों के बीच से करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा का लोप हो जाता है, हटा दिया जाता है तो वह करण तत्पुरुष कहलाता है। अर्थात इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे समस्त पद जिनका समास विग्रह कर्ण की विभक्ति के अनुसार हो वह कर्ण तत्पुरुष कहलाता है।